नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत। लेकिन उससे पहले खबर, पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय को काले झंडे दिखाए गए हैं। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में ये घिरे कैलाश, प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी, दिखाए काले झंडे। प्रदर्शनकारियों ने रोकी विजयवर्गीय की गाड़ी। पश्चिम बंगाल के नवग्राम से गुजर रहे थे कैलाश। बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए कैलाश विजयवर्गीय। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया घटना का वीडियो। तो कैलाश विजयवर्गीय को घेरा है पश्चिम बंगाल में, और सीएए के विरोध में ये विरोध, जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय को घेरा, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, काले झंडे दिखाए गए। बड़ी मुश्किल से कैलाश वहां से बाहर निकले। अनूप हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अनूप, जरा बताएंगे क्या कुछ हुआ? देखिए श्रद्धा, हाल फिल का जो समाचार मिला मुर्शिदाबाद से, आज मुर्शिदाबाद का आसपास में बेलडांगा बोल के जगह में कुछ दिन पहले वहाँ पे थोड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ तृणमूल बीजेपी का साथ, और वो आग लगा दिया बीजेपी का पार्टी ऑफिस में। तो उसी देखने के लिए वो कर्मी समर्थक जो है उसके पास खड़ा होने के लिए वो आज कैलाश विजयवर्गीय जो सेंट्रल ऑब्जर्वर भी था, सौमित्र खां जो एमपी है, वो दोनों मिलके वो जा रहा है। तो जाने का टाइम पे वो नवग्राम रेल स्टेशन आसपास में तो एजिटेटर का साथ उसका थोड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ। तो शायद दोपहर 3 बजे का आसपास में एक कन्फ्रंटेशन हुआ। तो बीजेपी का एलिगेशन जो है, उसका जो मॉब वहाँ पे मौजूद था, वो मॉब पूरा रास्ता में ट्रैक खड़ा करके पूरा ब्लॉकेट कर दिया, और वो जो कैलाश विजयवर्गीय का जो कॉन्वॉय था, पूरे देश में इस समय विरोध हो रहा है, और अब कैलाश विजयवर्गीय को भी विरोध झेलना पड़ा। शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए। और रुख अब 15 शहर 15 रिपोर्टर का। ग्वालियर में आज प्रशासन ने परिवहन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। आरटीओ ने आज बिना टैक्स चुकाए और अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रही बसों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। परिवहन माफिया के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। आज से मध्य प्रदेश में अवैध बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। ग्वालियर में आज सुबह चंबल संभाग के 8 जिलों के परिवहन अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाया। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर जिले के परिवहन अधिकारियों के साथ पुलिस के भारी भरकम अमले ने ग्वालियर बस स्टैंड पर छापामार कार्रवाई की। आरटीओ की छापामार कार्रवाई होते ही ग्वालियर बस स्टैंड पर अवैध बसों को छोड़कर ड्राइवर और स्टाफ फरार हो गए। आरटीओ ने दोपहर तक चली कार्रवाई में करीब 35 से ज्यादा अवैध बसों को जब्त किया है। ये बसें ग्वालियर से गुना, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर आदि जिलों में बिना परमिट और बिना टैक्स जमा किए सड़कों पर दौड़ रही थी। इन सभी बसों पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। साथ ही बिना परमिट के दौड़ रही 1 दर्जन से ज्यादा बसें भी जब्त की गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि अंचल में परिवहन माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि अंचल में 250 से ज्यादा अवैध रूप से बसें दौड़ रही है। वहीं करीब 200 से ज्यादा बसें बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर चल रही है। इन पर नकेल कसे जाने तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहडोल में पदस्थ बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को लोकायुक्त रीवा ने बड़ी रकम के साथ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहडोल संभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता राजेश तिवारी को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब वह एक ठेकेदार से भुगतान की एवज में 15 लाख की रिश्वत ले रहे थे। लोकायुक्त रीवा में की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी कनिष्ठ अभियंता ने अपनी सीधी पदस्थापना के दौरान शिकायतकर्ता ठेकेदार भानु प्रकाश के द्वारा किए गए 37 करोड़ के कार्यों के भुगतान की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। विद्युत विभाग में ट्रांसफार्मर स्थापित करवाने और विद्युत लाइन विस्तार के लिए जनवरी 2019 से जून 2019 तक करीब 37 करोड़ के कार्यों का कुछ बिलों का भुगतान हो चुका था और कुछ बिलों का भुगतान शेष था। इन बिलों के भुगतान की कमीशन के रूप में 6% के मान से 1 करोड़ 80 लाख की रिश्वत मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता द्वारा इतनी बड़ी राशि देने से मना करने पर 15 लाख रुपए रिश्वत लेने पर सहमति बनी थी। इस बीच शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में शिकायत की थी और लोकायुक्त ने आरोपी कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर कनिष्ठ अभियंता के कब्जे से लोकायुक्त ने 10 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए चेक बरामद किया है। झाबुआ एसडीएम ने राजस्व अमले के साथ में आज सुबह अवैध रूप से परिवहन करते 10 ट्रकों को जब्त किया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। झावा में रेत की एक भी खदान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अलियाटपुर से आने वाली रेत का यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध भंडारण और परिवहन होता है। झावा से रोजाना कई रेत ट्रक आसपास के जिलों में जाती है। झावा में रेत माफियाओं ने राणापुर रोड पर अघोषित मंडी बनाई हुई है, जहां ट्रकों और ट्रैक्टरों के जरिए अवैध रूप से रेत का परिवहन होता है। रेत का अवैध परिवहन करते वाहन बिना रॉयल्टी के साथ साथ ओवरलोड भी होते हैं। झाबुआ एसडीएम ने बताया कि पकड़े गए ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई कर राजसात करने की तैयारी की जा रही है। रेत के ये ओवरलोड ट्रक सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही सड़कों की हालत भी खराब करते हैं। झाबुआ से बड़ी संख्या में रेत के अवैध ट्रक गुजरते हैं। आज की कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप तो है ही, लेकिन अगर ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी तभी रेत के अवैध परिवहन और भंडारण पर रोक लग पाएगी। अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स शिक्षा को अब व्यवसाय बनाते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अशोकनगर जिले में देखने को मिला, जहां कड़ाके की ठंड में बच्चों को खुले आसमान के नीचे स्कूल प्रबंधन ने छोड़ दिया। बच्चों की गलती सिर्फ इतनी कि उन्होंने अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। ये बच्चे करीब 2 घंटे तक सर्द हवाओं के बीच यूं ही सजा काटते रहे। बाद में न्यूज़ 18 ने जब इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी, तब जाकर इन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया गया। कड़ाके की ठंड में स्कूल के बाहर ठिठुरते रहे बच्चों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इनके पालकों ने स्कूल की फीस पूरी जमा नहीं की थी। इस जरा सी गलती की सजा ये बच्चे 10 डिग्री के तापमान में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर झेलते रहे। इस मौसम में जब सभी लोग गर्मी के लिए अलाव या अन्य साधनों की तलाश में रहते हैं, उस समय ये बच्चे सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि शायद प्रबंधन का दिल पसीजे और इन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। लेकिन स्कूल के बाहर फरमान चिपका है, बिना प्रवेश पत्र के विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की भी शर्त है कि पूरी फीस जमा की जाए। पालकों की माने तो कई बच्चों ने करीब 70 से 80% तक फीस जमा कर दी है। उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन पूरी फीस के लिए दबाव बना रहा है। पूरी फीस ना देने की स्थिति में स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती है। स्कूल प्रबंधन की तानाशाही और पालकों की मजबूरी का खामियाजा मासूमों को ठंड में खड़े रहकर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होकर भुगतना पड़ता है। बच्चों के पालकों ने इस तुगलकी फरमान का विरोध जताया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पालकों की माने तो परीक्षा से पहले ही इस तरीके से परेशान किया जाता है। उनके बच्चे इस ठंड में बाहर खड़े हैं, जबकि 80% फीस वो जमा करा चुके हैं। वहीं स्कूल के प्रबंधक पहले तो ये मानने को तैयार नहीं हुए कि पालकों ने काफ़ी हद तक फीस जमा करा दी है। उनके अनुसार तो ये अंतिम फैसला है कि जिन बच्चों के पास प्रवेश पत्र नहीं है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन के नियम भी उन्होंने ताक पर रख दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी की माने तो कोई भी स्कूल फीस जमा ना होने की स्थिति में बच्चों को ना ही यातना दे सकता है, ना ही परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब मामला संज्ञान में आया है तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने के अधिकारियों ने आश्वासन दिए हैं। कमलनाथ कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। राज्य सरकार ने अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार के मुताबिक योग्यता के आधार पर अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखा जाएगा। साथ ही कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर पलटवार बोला है। कांग्रेस के मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक बीजेपी सरकार में पीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं हुए, जिसके कारण इस तरीके के हालात बने हैं। लेकिन राज्य सरकार अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखेगी। राज्य सरकार ने कैबिनेट में कई बड़े फैसले भी किए हैं। इसके तहत राजस्व संहिता नियम में बदलाव का फैसला लिया गया है। इसके तहत ग्रामीण आबादी में पट्टा पाने वालों को अब जमीन पर लोन लेने का अधिकार होगा। इसके लिए सरकार ने धारा 244 में बदलाव किया है। साथ ही रिटायर एसी को सीई के पद पर सेवा में लिए जाने का भी फैसला हुआ है। जबलपुर में शहर के अंदर विज्ञान केंद्र बनाने को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। लाहौर में नगर परिषद की जगह नगर पालिका को मंजूरी दी गई है। नई आंगनबाड़ी के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में 23,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को भी मंजूरी दी गई, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया गया।
यूरिया संकट पर बीजेपी के विधायक विधानसभा तक मार्च कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी हैं। सर आप लोग क्यों मार्च कर रहे हैं? किसान लाठियां खा रहा है, किसान परेशान है, इसलिए मार्च कर रहे हैं। खाद की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी है। खाद की कमी नहीं है, कालाबाजारी पकड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। किसान को डंडे दे सकते हैं पर खाद नहीं दे सकते। अगर खाद नहीं है तो ब्लैक में कैसे मिल रहा है, और ब्लैक में मिल सकता है तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? ये काला बाजारियों के लिए यूरिया दे दिया गया है। किसान हाहाकार कर रहा है। आज बड़ी समस्या है। दिनों रात किसान लाइन में लगे, दिनों रात जग रहे हैं, रात भर लाइन में लग रहे हैं। महिलाएं बच्चे तक लाइन में लग रहे हैं किसान परिवारों के। और इसके बाद भी ये सरकार यूरिया नहीं दे पा रही है। जब हमारी सरकार थी हम एडवांस यूरिया का भंडारण करते थे और 3 महीने पहले किसानों को दे देते थे, और 3 महीने का ब्याज भी हम भरते थे। भारत सरकार के यूरिया पर्याप्त मात्रा में देने के बाद भी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। खेती बर्बाद हो रही है, किसान तबाह हो रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान शाहजहानी पार्क में डेरा डाले हुए हैं और इसी शाहजहानी पार्क में भाजपा के तमाम विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। भाजपा विधायकों ने नियमितीकरण के मामले को लेकर विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया भी। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा के सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। वही कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि अतिथि विद्वानों की सेवा को पहले की तरह ही रखा जाएगा, बल्कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा और योग्यता के आधार पर ही उनको मौके दिए जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि शाहजहानी पार्क में इस फैसले को जो अतिथि विद्वानों ने उन्होंने नामंजूर कर दिया है और अब वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन का जो सिलसिला है लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भजन कीर्तन करके यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करके सरकार की सद्बुद्धि की कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि दे, ताकि जो नियमित करने की सरकार ने वादा किया था उस वादे को सरकार पूरा करे। यज्ञ के जरिए ये तमाम जो अतिथि विद्वान है ये कह रहे हैं कि ये जो धरना है समाप्त नहीं होगा, बल्कि आगे तक जारी रहेगा और मांग उनकी सिर्फ इतनी है कि नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं कर दिया जाता है तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। वहीं जब तक इनको बाहर ना करने का आदेश लिखित में जारी नहीं हो जाता है तब तक इनका धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुख 15 शहर 15 रिपोर्टर का। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बसपा और जोगी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन जिस तरह से बसपा का साफ तौर से कहना है कि वो शहरी वोट में अपना दखल बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है, और उसी तरह से जोगी कांग्रेस का भी ये कहना है कि जिस तरह से उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोट मिलते थे, इस बार शहरी क्षेत्रों में अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाने के लिए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जोगी कांग्रेस और बसपा चुनाव लड़ती है और इनकी पकड़ क्या शहरी क्षेत्रों में बढ़ पाती है, या जैसी इनकी पहली स्थिति थी कि जिस तरह से ये कहीं अपना खाता भी नहीं खोल पाते थे, इस बार क्या वो नगरीय निकाय में वार्डों में अपना खाता खोल पाएंगे, क्या अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह वहां तक जनता तक, शहरी जनता तक पहुंचा पाएंगे। ये काफी देखने वाला दिलचस्प माहौल होगा। सरकार के 1 साल पूरे होने पे कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होने का असर अब वार्डों में निकाय चुनाव में दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव में स्थानीय विधायक के भरोसे पूरी कांग्रेस पार्टी टिक गई है। कहीं पे भी बड़े नेता मंत्रियों का बड़ा आयोजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहीं पे स्थानीय स्तर पे ही मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों को के पक्ष में कार्य करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये स्थिति बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस या तो अति आत्मविश्वास में है या फिर जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। बहरहाल कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त है या फिर अति आत्मविश्वास के कारण ही बड़े रैली, बड़े आयोजनों की कमी दिखाई पड़ रही है। ये तो 24 तारीख को आने वाले परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा, लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से चुनावी प्रचार में जो ताकत झोंकी जानी चाहिए वो फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए प्रत्याशी कई तरह की जुगत करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रायपुर के तात्यापारा वार्ड का है, जहां पर एक कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी की रैली में जाकर वोट के लिए समर्थन मांगते हुए दिखाई दिए।
दरअसल तात्यापारा वार्ड में बीजेपी की रैली निकल रही थी, जिसमें सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा शामिल थे। प्रफुल्ल विश्वकर्मा यहां से बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी रैली में अचानक उनके विरोधी कांग्रेस के प्रत्याशी रितेश त्रिपाठी पहुंच गए और सड़क पर बैठकर बीजेपी की रैली में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वोट अपील करते हुए नजर आए। देखना होगा कि रितेश त्रिपाठी को इस वक्त कितना फायदा मिलता है और क्या इसका नुकसान प्रफुल्ल विश्वकर्मा को उठाना पड़ता है। और सीधे रुख करेंगे न्यूज 18 का खास कार्यक्रम चौपाल का। डेमोक्रेसी है, कुछ डाउट है? मुझे है, मैं तो क्या नहीं बोलता हूँ। देखिए, जन्म से डायनेस्टी होती है, वो अलग लेकिन बात प्रभाव से डिक्टेटरशिप हो सकती है। आपने कहा कि 2 को छोड़ के है, मैं तीसरा आदमी हूँ, मैंने उदाहरण दिया। आपको छोड़ दीजिए, आप तो 9th शेड्यूल के अलग विशेष कैटेगरी में आते हैं। जो आम बीजेपी वाला, उससे पूछिए, अपने हाथ रखे अपने छाती पे और बोले 2 या 2.25 के अलावा डेमोक्रेसी कितनी है? अब कौन है 2.25, कौन है 2? मैं नहीं जानता। गिन रहे हैं 2.25 में डॉक्टर स्वामी को गिन रहे हैं। मुझे आधा कम गिन रहे हैं क्या? मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टी में लोग जो बोलते हैं, जो बोलने चाहेंगे, उनको कोई रोकता नहीं है, और मैं उदाहरण हूँ। और मैं तो इतना बोलता हूं कि ये भी नहीं उतना बोलते हैं, जैसे मैंने अर्थ प्रणाली पर जो बोला है, ये भी बोलते नहीं, क्योंकि उनको अर्थ प्रणाली के बारे में कोई समझ में नहीं आती ना। मैं वापस नागरिकता पे आता हूं। मैं 100% मानता हूं। मैंने कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को न किसी राजनीतिक पार्टी में न किसी दायरे में बांध रहा हूं। ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये अब मेरी बात को साबित कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़ दीजिए, आप आम बीजेपी की बात करिए। मैं नहीं समझता कि आज संसद के सेंट्रल हॉल में जो भय है, और संसद का सेंट्रल हॉल सबसे ज्यादा गॉसिप की जगह मानी जाती है, वहां हम लोग सब बिना किसी भय से बात करते थे। आज जो देश में, आपके कॉर्पोरेट्स में, आपके एसोचैम्स और फिक्की में बाहर बात करिए और पीछे बात करिए, अपने हाथ पे छाती रख के बात करिए, इनको छोड़ दीजिए। सच्चाई वो है, ये नहीं है। अच्छा, एक सच्चाई की बात करता हूं। एक बात कह देता हूं, हमारी पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन सकता है। इनके पार्टी में एक ही परिवार का बन सकता है, कोई आवाज उठाएगा तो उसको निकाल देंगे। मैं 3-4 उदाहरण दे सकता हूं। आप कल को मेरे जैसे खड़े होकर बोलिए कि अब नेहरू परिवार का कोई नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने बोला भी था कि इस बार अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोनिया जी को बनाना पड़ा, आप लोगों को सोनिया गांधी को बनाना पड़ा। पार्टी के अध्यक्ष जरूर रहे होंगे, लेकिन मुझे इस देश में 1989 के बाद कोई गांधी प्रधानमंत्री याद नहीं आ रहा। शायद मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मैं अभी की बात लेकिन कर रहा हूं। पिछले 20-30 साल से तो कोई प्रधानमंत्री गांधी नेहरू नहीं हुआ। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी आपके पार्टी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को हरा दिया चुनाव में। वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं है। कांग्रेस आज मैं कहता हूं कि आज की पार्टी में आप कहिए कि हमने सबका देख लिया, कोई बाहर से आना चाहिए अध्यक्ष। 91 से 2014 तक जब जब कांग्रेस पार्टी रही है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा है। और आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी में अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये भी हजम नहीं होगा। आप कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की नहीं चलती, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं की चलती है, हम सब जानते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, कभी कभी वड्रा को भी चलती है। यद्यपि वड्रा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक परिवार से नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी में सिर्फ 2 लोगों की चलती है जी। ये मैं कह सकता हूं जरूर, लेकिन चलने की बात इनके है कि कभी अटल अडवाणी का युग होता है, कभी मोदी शाह का युग होता है, आपके यहाँ सिर्फ गांधी का युग। डिक्टेटरशिप किसी भी नाम से हो, डिक्टेटरशिप कही जाती है। अब ये बड़ा आरोप है कि डिक्टेटरशिप। हम तो आरोप ये लगाते हैं कि कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी है, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। जितनी डिक्टेटरशिप इनकी पार्टी में है, जिसको अनुशासन के नाम आप इनसे सीखना चाहते हैं? आप इनसे सीखना चाहते हैं? नहीं, मैं इसमें ना जाएं, वो तो हम तो आए थे दूसरे अमेंडमेंट के लिए। जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, बोला कि इस बिल को लाकर हमने इस देश को बचा लिया। देखिए, बड़े बड़े जुमलों और बड़े बड़े स्लोगन से उत्तर नहीं मिलता। अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर लें 2 मिनट के लिए। क्या विरोध है? ये सब कहने से नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं, गृह मंत्री जी के लियाकत के वक्त, पार्टीशन के वक्त ये किया गया था। तो भाई पार्टीशन के वक्त जो करोड़ों लोगों का जो आवागमन हुआ था, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।